तो आरआरबी एलपी साइको की वीडियोस तो आप लोग कई चैनल्स पे देख रहे होंगे, कई जगह आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। कोई कहता है कि छोटी साइड देखो, कोई कहता है ये रूल फॉलो करो, कोई कहता है ये फॉलो करो। मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप लोग वीडियो देख लेना, बाकी वीडियोस को आप भूल जाओगे। जिस तरीके से आप लोगों का रेस्पॉन्स हिडन क्यूब वाली वीडियो का है, अगर कोई भी न्यू बच्चा जाके उसकी कमेंट पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल का लेक्चर था वो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे होंगे, ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहे होंगे, उन सारी कोचिंग्स के लेक्चर से आप एक बार लेक्चर मैच करा के देखिए। मैं कह रहा हूं सामने लेक्चर रख के देखिए, आपको समझ आएगा कि साइको पढ़ाने में और साइको को ढंग से दिमाग में घुसाने में बहुत डिफरेंस होता है। साइको पढ़ा कोई भी सकता है, तैयारी कोई भी करा सकता है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे ब्रिक्स काउंट करनी है, हिडन क्यूब काउंट करनी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। ये तो बहुत बच्चों का खेल है, सारा का सारा खेल है कि आप लोगों के दिमाग में उसने कौन सी चीज ऐसी ठोकी है टीचर ने, जिससे कि आप कम टाइम के अंदर, जो हमें लिमिटेड टाइम दिया है उस टाइम के अंदर या उसके भी आधे टाइम में हम लोग अपने क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज उसने बताई है जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चंस बाकी लोगों से पहले बन जा रहे हैं, आप लोग हर बार टी स्कोर क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस हर कोई कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा आप लोग ये मत समझिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे या दूसरे से हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सब कर लेंगे, लेकिन खेल है सारा का सारा कि कोई बंदा 50 में से 50 क्वेश्चंस करेगा, कोई बंदा 50 में से 30 क्वेश्चंस करेगा, क्योंकि कुछ उसके गलत भी हो रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्लाइड यहां पे बना के लेके आया हूं, और स्लाइड तो छोड़िए, मैं आप लोगों के लिए यहां पे ब्रिक्स तक लेके आया हूं, और मैं आप लोगों को एक एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। उससे पहले आप लोग एक बार थोड़ी सी झलक जो है स्लाइड की तरफ मार लेते हैं कि हमारी जो स्लाइड है वो किस तरीके की है, क्या है। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रहेगा। इस तरीके से मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आपने शायद ही इससे पहले इस तरीके से ये ब्रिक टेस्ट या क्यूब टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यूब मैंने इससे पहले कंप्लीट कराया है, उसका भी बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स था बच्चों का। अब मैं आप लोगों को ये ब्रिक टेस्ट करा रहा हूं, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं, कमेंट आप खुद करके जाओगे, वीडियो को लाइक आप खुद करके जाओगे, मेरे की कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट का लेवल ही ये है कि आप लोग पहले जो ऑफलाइन भी कोचिंग करके आ रखे हैं ना, वो लड़के भी ये कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने ऑफलाइन में जाके तो बर्बाद ही हो गए। क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, ऑफलाइन में गए 7 दिन, हमें लग रहा था बहुत अनोखी चीज होगी। बहुत सारे लड़कों को बोर्ड तक नहीं दिखता, बोर्ड तक रूल समझने की तो दूसरी दूर की बात है, अपने दोस्तों से रूल समझ रहे होते हैं, और आपको लगता है कि 7 दिन में आप धुरंधर होके आ जाएंगे। वहां पे 7 दिन का बैच होता है, आईडी पासवर्ड लेके भेज देते हैं उनको, सिर्फ जैसे हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसी तरीके से वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। उसमें भी इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को शायद ही मिले जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगी। या आप लोगों ने हिडन क्यूब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आपने सिलेबस डिस्कशन वाली मेरी वीडियो देखी होगी। आप लोग एक बार अगर देख लें तो आपको समझ आएगा कि किस लेवल का कंटेंट है। आज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये हमारा सिलेबस है, इसमें हम डेप्थ परसेप्शन टेस्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा हिडन क्यूब हो चुका है, और इसका रेस्पॉन्स इतना तगड़ा है बच्चों का। आप एक बार कमेंट जरूर पढ़ के देखिएगा, जो बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने देखा है, उसके बाद ही देखना, मत देखना पहले उसके कमेंट पढ़ के आ जाओ, सिलेबस डिस्कशन के कमेंट का पढ़ के आ जाओ, आपको समझ आ जाएगा किस लेवल का कंटेंट है। आज हम ब्रिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर इसके बाद हम कोई दूसरा टेस्ट उठाएंगे और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे हिडन क्यूब को गिनने के लिए 10 मिनट का समय मिलता है, लेकिन ब्रिक टेस्ट में हम लोगों को 5 मिनट का ही समय मिलता है, अभी मैं बताऊंगा, और 50 क्वेश्चंस हम लोगों को करने होते हैं। तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है यार, बच्चों का खेल है, खेल। साइको पास करना ही खेल है, बस आपके दिमाग में वो टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को फिगर प्लेसमेंट के बारे में बताया, बहुत सारे टीचर्स ने वो गलत पढ़ाया, ठीक इसी तरीके से हिडन क्यूब तक गलत पढ़ाया गया है। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी जा रही हैं जो बच्चा एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी ब्रिक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, किस तरीके की इसमें चीजें चल रही हैं और किस तरीके के बदलाव हमें पहले देखने को मिले हैं, और अब हमें किन चीजों पे काम करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को, चलो ये स्टार्ट करते हैं हम बेहतरीन तरीके से। या उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो मेन चैनल है बीआईपी गुरुजी, वो जो है कुछ दिन के लिए ब्लॉक था, अब वो शायद ओपन हो गया। शायद ये वीडियो आप उसी चैनल पे देख रहे हो, नहीं तो संपूर्ण सिलेबस की वीडियो और जो आप लोगों को हिडन क्यूब वाली वीडियो दी है, जिसकी मैं बता रहा हूं कि स्टूडेंट ने बहुत तारीफ की है, उस वीडियो को जाके आप गुरनील ब्लॉग्स वाले चैनल पे हमारे देख सकते हो। और ये जो 199 का बैच है, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे कॉन्सेप्ट तो हम कहीं से भी कर लेंगे। बेटा, कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें याद करने की ट्रिक्स पता है ना, कि मेरे को याद करने, मैं मेमोरी टेस्ट को याद कर पा रहा हूं, तो बड़ी ही आसानी से आप टिक कर दोगे 1.5 मिनट के अंदर ही। 3 मिनट तो दूर की बात है, 1 मिनट में भी टिक कर दोगे। टिक करने में टाइम नहीं लगता है।
आपको वो कॉन्सेप्ट मेथड पता तो हो। अरे क्वेश्चन सोल्व करना तुम्हें आता नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऑनलाइन में कौन से तीर मार लोगे? पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से किताबों से होगा। जब आप लेक्चर देखने के बाद बुक से प्रैक्टिस करेंगे, ऑफलाइन जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आप ऑनलाइन में कूदिए। और उसके लिए मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे बहुत बेहतरीन तरीके से 85 टेस्ट अभी प्रोवाइड करवाने को बोला है, हो गए हैं वो। मैंने बोल दिया था आप लोगों से 395 के अंदर आप आगे के बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, और आप चाहें तो लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। बाकी अब मैं आप लोगों को चलता हूं ब्रिक टेस्ट पे, आप यहां पे आइए और फिर हम लोग बात करेंगे। गाइस, ये है हमारा ब्रिक टेस्ट, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया 5 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। बहुत ज्यादा आसान टेस्ट है, जिसको हार्ड बोलना है बोलने दो, मैं आपको इसे खेल बना दूंगा, आप लोग इसे देखिए। अच्छा, इस ब्रिक्स को देख के आपको क्या लग रहा है? और ये जो ब्रिक है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, हमारी जो ब्रिक है ना वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमारे यहां है। समझने का तरीका बता देता हूं, बाकी फिर अपनी वाली ब्रिक की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाली है, वो चपटी वाली है थोड़ी, समझ रहे हो? उसके बारे में बताएंगे जरूर से जरूर। आपके यहां क्वेश्चंस ये पूछता है कि भाई ये जो वॉल दिख रही है आपको, इसमें ये बताओ ये वाली जो ईंट है ये कितनी ईंटों से टच कर रही है? तो अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि इस वाली ईंट से वैसे तो यहां टच नहीं कर रही बिल्कुल भी, लेकिन अगर इन्हें चिपका दे बिल्कुल, यहां पे हम कहें कि मसाला इनके बीच में है ही नहीं भरा हुआ, तो आप बताओ इससे टच कर रही है, 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 इससे भी टच कर रही है। तो ये ईंट जो है 3 इंच से टच कर रही है, 3 इंच से 6 ईंटों से टच कर रही है। इस तरीके से आप बताते हैं। अभी आगे की तरफ चलते हैं और चीजें बताएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब ये दीवार डबल स्टोर 2 वाली हो जाए, जिसे हम 9 इंच की दीवार बोलते हैं, हमारे यहाँ 4 इंच और 9 इंच बोलते हैं, तब अभी तो देखो ये अलग अलग दिख रही है आपको, बीच में इसमें जगह दिख रही है ना। अगर इन दोनों को चिपका दें और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भैया इसके पीछे या ये कितनी ईंटों से टच होगी, तो फिर आप कैसे बताओगे? देखो, इसका नाम है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। हिडन चीजों की जानने की क्षमता, आपका दिमाग क्या छुपी हुई चीज को भी पहचान पा रहा है, ऐसी चीज को भी पता लगा पा रहा है आपका दिमाग जो पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। जैसे कि हिडन क्यूब में आपने देखा विजिबल नहीं है, लेकिन आपको पता लगाना है कि कितने हिडन है। इसी तरीके से ब्रिक्स में कुछ चीजें तो डायरेक्टली दिख रही होंगी, टच है, कुछ चीजें आपका दिमाग, आपके दिमाग की जो रीजनिंग है वो काम करके बताएगी कि हाँ इतनी ईंटों से टच कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारी सिंगल ईंट की दीवार है, ये डबल ईंट की दीवार है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मेरे को बताइए, चलिए इसी को मैं बड़ा कर लूं, यहां पे देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये तो मैं अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं आपको। वीडियो के बाद आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट रह जाए मेरे को बता देना। आप लोग, आपसे अगर मैं ये कहूं कि भाई ये बताओ जो ये वाली ईंट है, ये वाली, ये कितनी ईंटों से टच कर रही है, तो आप लॉजिकली अगर देखें तो ये ईंट यहीं तक है, इतनी तो ईंट है ये, तो भाई ये इन 2 ईंटों से भी टच कर रही है, इन 2 ईंटों से भी टच कर रही है। इसके अलावा किसी ईंट से टच कर रही है क्या? इस ईंट से भी टच कर रही है, और इसके बराबर में जो ईंट है उससे भी टच कर रही होगी। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए आप। देखो, ये ईंट यहां रखी हुई है, इसने इन दोनों ईंटों को तो टच किया ही, साथ में इन दोनों ईंटों को भी टच किया, और इन दोनों ईंटों को टच करने के साथ साथ इसने इस ईंट को भी टच किया है। और बाई सरफेस हमारे यहां जो रूल है, अभी सारे के सारे रूल पढ़ेंगे कि हम जो चीज फॉलो करते हैं, हमारे यहां जो आरडीएसओ ने कहा है, उसने कहा है कि अगर पॉइंट या लाइन टच है तो उसको हम टच नहीं मानेंगे, सरफेस टच होनी चाहिए, फेस। और सरफेस क्या होता है? देखो, ऐसे टच माना जाएगा, ऐसे टच माना जाएगा, ऐसे टच माना जाएगा, ऐसे टच माना जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये वाला टच, जैसे कि मैं एक ईंट और उठा लेता हूं और अगर मैं ये ईंट यहां रख दूं, यहां, ये, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोने का टच नहीं माना जाएगा जब तक सरफेस नहीं टच करेगी। जैसे कि ये सरफेस है, देखो 3 ईंटें हो रहे हैं, थोड़े से भारी हो रहे हैं। देखो, जब तक कि सरफेस टच नहीं करेगी, ये सरफेस टच कर रही है, ये मानी जाएगी, ये सरफेस टच कर रही है, ये मानी जाएगी, ये सरफेस टच कर, सरफेस मानी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट टच नहीं माना जाता है, ना ही लाइन टच माना जाता है। देखो ये अब लाइन टच हो रहा है, लाइन टच, ये टच नहीं माना जाएगा। देखो लाइन बन गई ना, लाइन, ये लाइन नहीं मानी जाएगी। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बाकी की चीजों पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से हम लोग एक एक चीज को क्लियर करेंगे। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ हो तो घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
चलिए, अच्छा मैं यहां पे स्लाइड इसी तरीके से बना के लाया हूं कि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो जाए, आप लोगों को डाउट ही ना रहे कि भाई साहब मेरे को क्या होगा। जैसे कि अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इन दोनों ईंटों को ऊपर रख दिया, हमें पता ही नहीं कि इसके पीछे ईंटें कैसे रखी हो सकती हैं। तो इसके पीछे हो सकता है कि ऐसे चारों ईंटें खड़ी हुई हो इस तरीके से, हो सकता है कि इसके पीछे ये दो ईंटें ऐसे हो और बाकी दो ईंटें इस तरीके से खड़ी हुई हो, भाई ऐसे भी तो हो सकती है ना। और इसी तरीके से ये चारों ईंटें तो सेम है, क्योंकि यहां से पता चल गया चारों ईंटें खड़ी हैं, ये तो पता चल गया, लेकिन यहां पे ये केस बदल गया। इसी तरीके से ये वाला केस भी हो सकता है ना भाई। इस इमेज से ये थोड़ी पता चल रहा है कि यहां पे पूरी की पूरी रो ऐसे खड़ी हुई होगी जैसे ये खड़ी है, ये थोड़ी ना पता चल रहा है। इसके पीछे वाली ईंट लेटी हुई हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहां पे आपको सारी संभावनाएं दिखाई, अब बताऊंगा कि कब कौन सा आंसर आप लोगों को लगाना है, यही चीजें क्लियर करनी है। बाकी पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा लेगा, इस चीज को पढ़ाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज है कम टाइम में आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे और आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। तो गाइज इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर इस चीज को देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी ये देखा आप लोगों ने, अब आप इसमें देखिए, इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहां पे जो ईंटें रखी हुई हैं वो कैसे रखी हुई हैं, कुछ कह नहीं सकते कि बीच की ईंटों का अंदाजा नहीं लग रहा। देखो आपको ये तो पता है कि ये वाली ईंट सीधी गई होगी, ये वाली ईंट सीधी गई होगी, ठीक है, ये पूरी ईंट भर गई है, लेकिन आप यहां कहां से अंदाजा लगाओगे कि इसके जो नीचे ईंटें हैं, ये वाली जो लाइन है हमारी, इसमें ईंटें कैसे रखी हैं। क्या तुम ये कह दोगे कि हाँ भाई ऐसे रखी हैं, तो ऐसे भी तो रखी हो सकती हैं और ऐसे भी रखी हो सकती हैं। तो तीन टाइप्स बन रहे हैं और इन टाइप से आंसर चेंज होंगे, ये बात समझ लेना। ये नहीं है कि आप सोचो कि आंसर चेंज नहीं होंगे, आंसर चेंज होंगे, अभी आगे बताएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ये वाला एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा ही, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। अब हम लोग आपको रूल्स की तरफ लेके चलते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की आप लोगों के कि किस तरीके से होना है। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को एकदम विजुअली क्लियर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने रूल्स की तरफ, जो हमारे रूल्स हैं, फिर हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले डेप्थ परसेप्शन में आप लोगों ने क्यूब पढ़ा था, उसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। जिसने नहीं देखी है वीडियो, आप देख लेना जाके। अब आ जाते हैं हमारे ब्रिक्स के रूल, ये हैं हमारे ब्रिक के रूल। अब आप कहोगे क्या रूल्स की आवश्यकता है, तो हां भाई आवश्यकता तो है, क्योंकि अंदाजा तो तभी लगाओगे ना जब तुम्हें यह पता हो कि ईंट की शेप एंड साइज कहां तक है, कितनी लंबी है, कितनी मोटी है। अब एक बात बताओ, देखो मैं भी दिखाता हूं आपको, ये मेरे ईंटें हैं, ये मेरे ईंट है, ठीक है। अभी इसके ऊपर रखोगे तो ऐसे रख दिया, अभी यहां मैं कैसे रखूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहां पे ये वाली चीज अगर मैं लेके आऊं, देखो ये शायद चेयर आ गई है, अब दिखाता हूं। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर ये ईंट ऐसे रख दी मैंने, ठीक है, आपको ये सरफेस दिख गई ये वाली, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके पास जब आप अंदाजा लगाओगे, ये अगर मैंने ऐसे रख दी, तो अब आपका एकमात्र अंदाजा यही होगा कि इसके पीछे एक ईंट और होगी, यही तो आपका अंदाजा है ना। और रियल में भी इसके पीछे एक ईंट और है, ये मैं आपको दिखाता हूं यहां रख के, एक मिनट। ये देखिए, यही आपको बस निकालना है। ये जो आप लोगों को लंबाई चौड़ाई बताई जा रही है ना, इससे यही चीजें पता चलेंगी भाई कि इसके पीछे जो है एक ईंट और होगी, जो मैं यहां से इसे हटाता हूं तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार ये ईंट है इसके पीछे। अब एक मिनट और रुक जाओ, अगर इस चीज को मैं ऐसे रख दूं, एक मिनट, देखिए अभी और ईंटें होती तो और टाइप्स भी दिखा सकता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन अभी इसके थ्रू हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं अकेला हूं यहां पे। तो अभी आप समझिए, ये जो ईंट की लंबाई चौड़ाई है ना, ये बहुत काम आएगी। इसके पीछे रूल ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरी जो मोटाई है वो 2.5 इंच है। आप 2.5 मत छोड़िए, इसको 1 मानिए सिर्फ, ठीक है। हम रेशियो में बात कर रहे हैं, 2.5 इंच को जब इसे भाग दोगे तो ये 2 है, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इसको देखिए, ये हमारी 2 है और ये हमारी 1 है और ये हमारी 4 है। इस रेशियो में हम बात करते हैं। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ, देखो ये जो ये वाला जो ईंटा था ना, इसमें आप देखिए, इस ईंटे की देखिए, इस ईंट से अगर बात करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाली जो लंबाई है ना, ये 4 है और ये जो चीज है ना वो 2 है और ये जो चीज है ना वो 1 है। लेकिन हमारे ईंटे पे यहां फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि इसकी जो ये वाली चीज है, इसका दुगना ये होगा?
ये कम है दुगने से थोड़ा, इसलिए हमारी ईंट और इस ईंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये थोड़ी सी पतली ईंट है। समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि इसकी जो मोटाई है थोड़ी सी कम है, और ये वाली जो चीज है ये 2 है, और ये जो है 4 है, और ये वाली जो है ये 1 है। तो इसका सीधा सा मतलब हमें क्या समझना है, इसका सीधा सा मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझिए कि अगर आप लोगों के पास ये वाला फेस है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम ईंटों को ऐसे रखें, ऐसे, तो इसके सामने 2 ईंटें आ जानी चाहिए। ये देखो जैसे जगह खाली बच रही है ना, तो इसके देखो देखो ये है, इसके सामने 1 ईंट रखी तो 1 ईंट की जगह और बच गई। क्यों? क्योंकि जो हमारी मोटाई है मेरे प्यारे बच्चे वो 1 है और चौड़ाई जो है वो 2 है। तो इसका यही कहना है, अभी सुन लेना, अभी ये मत समझना कि कैसे समझा रहे हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज है ना, ये यहां पे इसके बराबर है, ये 2.5 इंच की मोटाई है, 2.5 इंच की मोटाई। तो ये यहां पर अगर हम ईंटें रखना शुरू करें तो इसके सामने हम 2 ईंट उस तरीके से रख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताई है। तो इससे हम अंदाजा क्या लगाएंगे, जब आप एग्जांपल देखोगे तब पता चलेगा। बस आप ये समझ लो कि लंबाई मेरी 4 होती है, चौड़ाई मेरी 2 होती है और मोटाई मेरी 1 होती है। उससे अंदाजा लगेगा, बताएंगे कैसे, बस कुछ अंदाजा नहीं है यार, बस ये समझ लो। अगर इसके पीछे हमें ईंटें काउंट करना हो, हमें दिख भी नहीं रही हो, तब भी हम ये कहेंगे कि अगर ईंट ऐसे करके रखी है, यानी कि मोटाई के फॉर्म में रखी है, तो यहां पे 4 ईंटें आ जाएंगी क्योंकि ये 4 गुना है। समझ रहे हो? और इसके सामने कितनी ईंटें आ जाएंगी? 2 ईंटें आ जाएंगी क्योंकि ये 2 गुना है और ये वाली चीज 1 गुना है। समझ रहे हो आप लोग? अभी नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ आ जाएगा सब कुछ। अब रूल समझो। तो सबसे पहली बात समझ आ गई, आप लोग ये इंच विंच छोड़ दो, आप बस ये याद रखो कि मेरी जो मोटाई है वो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, जो मन करे तुम्हारा, कि 10 सेंटीमीटर मेरी मोटाई होती है, 20 सेंटीमीटर मेरी चौड़ाई होती है और 40 सेंटीमीटर मेरी लंबाई होती है। इससे हम अंदाजा लगाएंगे, बताऊंगा मैं क्या रूल क्या है। सारी ईंटें एक ही प्रकार की होंगी, मतलब उसमें ना ऐसा नहीं होगा कि एक ईंट मोटी हो गई एक पतली हो गई, कुछ नहीं, सारी ईंटें सेम टू सेम होंगी। ईंटें मिलकर एक क्यूबॉइड बनाएंगी, घनाभ बनाएंगी, घनाभ, जैसे ये बना हुआ है, ये घनाभ बना हुआ है। इस टाइप से ईंटें जुड़कर घनाभ बनाएंगी। केवल वे ईंटें ही गिनी जाएंगी जिनकी सीधी सरफेस से कांटेक्ट होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, जो सरफेस से कांटेक्ट करेंगी सिर्फ वही मानी जाएंगी। अगर आपका कॉर्नर, जैसे मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, कॉर्नर या फिर एज, बात एक ही है, कॉर्नर या पॉइंट टच हुआ तब हम नहीं मानेंगे। वैसे तो वो टच ही है, हमारा सवाल ये होता है कि हमें टच निकालना है कि कितनी ईंटों से टच हो रहा है, लेकिन साथ में आरडीएसओ की शर्त है कि हमें कॉर्नर टच नहीं देखना है और हमें लाइन टच नहीं देखना है, हमें सरफेस टू सरफेस टच देखना है, बस कि कितनी ईंटों की सरफेस हमसे मिल रही है, बस हमें यह देखना है। समझ गए या नहीं समझे? अब आगे बात सुनो। एक ईंट ज्यादातर 3 सतहें, कम से कम 3 सरफेस उसकी हमें दिखेंगी ही दिखेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार समझाया था, जैसे ये ईंट है, ये ईंट है, ये ईंट, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर किसी भी ईंट की 3 सतह दिख सकती हैं आपको और कम से कम 1 सतह दिखेगी। अगर ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लैट होती तो आप बताइए इसकी सिर्फ 1 सतह दिख रही है कि नहीं दिख रही? दूसरी आपको दिख रही है, सिर्फ यही तो फेस दिख रहा है आपको। ये फेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये फेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन अभी इसे मैं आइसोमेट्रिक व्यू में बनाता हूं। आइसोमेट्रिक जैसे ही व्यू बना, आइसोमेट्रिक मतलब इधर से 30 डिग्री 30 डिग्री इधर, अभी प्रोजेक्शन पढ़ के आए हो ना। आइसोमेट्रिक व्यू देखो, अब ये सरफेस दिख रही है, ये सरफेस दिख रही है, ये सरफेस दिख रही है, तो मैक्सिमम 3 सरफेस दिखेंगी और मिनिमम 1 सरफेस दिखती है। समझ रहे हो आप लोग? किसी भी तरीके से रखेगा वो तो मिनिमम 1 तो दिखेगी ही दिखेगी। ये बात समझ आ गई? ऐसा मत समझ लेना कि भैया इस वाली क्यूब की तो, इस वाली ईंट की तो एक भी सरफेस, अबे वो छुपी हुई है तो कैसे दिखेगी? मैंने अभी दिखाया नहीं, ईंट पीछे छुपी हुई होगी तो थोड़ी दिखेगी, लेकिन जो हमें दिख रही है ईंट, उसकी या तो 1 सरफेस दिखेगी या मैक्सिमम 3 सरफेस दिखेंगी, उससे ज्यादा नहीं दिखेंगी। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं, आपको क्या मिलता है? 5 ईंटें होती हैं ए बी सी डी ई, जिनको मार्क करके देता है वो, जैसे ए बी सी बी ई, उनको वो मार्क करके देता है स्पेशली और चिन्हित किया गया होता है। और प्रश्न आपके लिए यह होता है कि इन मार्क वाली ईंटों पर जिस पे ए बी सी डी लिखा है,
कोई एक कितनी अन्य ईंटों की सरफेस को टच करती है। याद रखना, बार बार सरफेस टच पूछ रहा है आपसे, पॉइंट टच की बात नहीं कर रहा है। कितनी, जैसा देखो आरडीएसओ भले ही रूल चेंज कर दे वहां जाके, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी रूल चेंज नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि हमेशा से यही चला आ रहा है, वो सरफेस टच ही पूछता है। तो सरफेस टच ही पूछेगा, चेंज क्या करेगा वो मैं बताता हूं अभी। सरफेस टच ही पूछता है तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछेगा कि ए ईंट जो है वो कितनी ईंटों से टच कर रही है, ई ईंट जो है वो कितनी ईंटों से टच कर रही है। तो उसके लिए हम बातें करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। ईंट केवल तभी मानी जाएगी कि वह दूसरी ईंट को स्पर्श कर रही हो, जब उसका संपर्क यानी कि फेस टू फेस संपर्क हो, तभी उसे हम काउंट करेंगे, नहीं तो हम काउंट नहीं करेंगे। इसके आगे कोनों या किनारों या पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है। यह बात याद रखना, कोनों, किनारों या पॉइंट का कोई भी महत्व नहीं है। और फिर ये हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी, इसमें हम काम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को 3D में चीजें समझाऊंगा, जिससे कि आपका दिमाग ओपन हो और फिर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। इससे अलावा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। ये रियल में मोबाइल का व्यू है जो आप देख रहे हैं। कंप्यूटर का जो व्यू होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि क्यूब जैसे ये बना हुआ मिलेगा आपको, ये घनाभ मिलेगा, और ये वाली जो चीज लिखी होगी 1 7 5 लिखी होंगी। यहां जैसे ब्रिक ए यहां पे लिखा होगा, और उसके नीचे ये पॉइंट बने हुए होंगे। ठीक है, 4 हो 5 हो, जितने भी हो, जितनी काउंट करोगे वो यहां पे आंसर लगा दोगे। इसी तरीके से ब्रिक बी, ठीक है, 1 7 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका दूसरा ओपन होगा। लेकिन एक बात और अच्छी मैं बता दूं, आरडीएसओ के 2018 में ऐसा हुआ था कि सेव एंड नेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपने क्वेश्चन किए, 5 अटेम्प्ट हुए, वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाता है, क्योंकि टाइम की कमी होती है, तो वो अपने आप आगे चला जाता है। अब वो इंटरफेस अगर ऐसा नहीं है सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा और अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। समझ आ गई? अब चेंज क्या हुआ था, किसकी वजह से बच्चे ज्यादा मार खाए, वो मैं बताता हूं अभी रियल में। अच्छा चलो अभी कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि क्यों मार खाए। पहले समझ लो, बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए थे वो क्यों हुए थे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हम समझने जा रहे हैं, ये हमारे सामने ये कुछ इमेजेस हैं, जिसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद बाकी के एग्जांपल्स पे बात करेंगे। चलो ये एग्जांपल हम लोग उठा ले रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसी शेप तो आएगी नहीं, शेप आएगी ये वाली आपके सामने। क्या आएगी? ये शेप आएगी ये। अब आपको ये 5 ईंटें क्या दी हुई हैं, मार्क करके दी हुई हैं कि भाई साहब ये जो ए ईंट है वो कितनी ईंटों से टच कर रही है, ये जो बी ईंट है वो कितनी ईंटों से टच कर रही है, ये जो डी ईंट है ये कितनों से कर रही है, सी कितनों से कर रही है, और ई कितनों से कर रही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया छोटे को देखो, बड़े को मत देखो, ये करो वो करो। अरे क्या इतना टाइम है क्या? वहां पे मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये देखता फिरूंगा कि इसके साइड वाले को भी ले लेना है, इसके दोस्त को भी लेना हो, कोई रूल नहीं। माइंड की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है, उससे आपके क्वेश्चंस ज्यादा जल्दी से बनेंगे। आप ये छोटा बड़ा भूल जाओ, अभी आपको मैं बताऊंगा कितनी आसानी से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, बड़ी ही आसानी से। कुछ छोटे बड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं फिर बताऊंगा कि छोटा क्यों देखना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन आप लोग अपने दिमाग से उस चीज को निकाल दो। आप क्वेश्चन करोगे, आपको कहीं पे रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसके दोस्त को भी गिन लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है रूल की। अभी आप देखिए, अब मैं बात करता हूं कि मेरे को ए ईंट जो है वो कितनी ईंटों ने टच किया। तो मेरे को तो दिख रहा है, देखो मैंने तो मुझे तो पता है कि किस किस ईंट से टच किया। भाई साहब एक तो मेरे को इस ईंट से टच किया ए ने, एक इससे किया, एक इससे किया, एक इससे किया, ये तो मेरे को दिख रहा है। और इसी की तरह से एक इससे किया, तो टोटल 1 2 3 4 5 मेरी 5 ईंटों से ए ने टच कर लिया। कितनी ईंटों से टच कर लिया? 5 ईंटों से। अब आपको विजुअलाइज कराने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यही इमेज था ना, यही इमेज थी ना। अब आप बताओ ए ने कितनी ईंटों को टच किया? तो एक तो इसने अपने ऊपर वाली को टच किया, एक इसने बराबर वाली को टच किया, एक इसने इसको टच किया, एक इसने इसको किया, और एक इसको किया। तो टोटल कितनी को किया? अभी मैं देखो आपको स्पीड बताऊंगा, अभी किस तरीके से स्पीड बनेगी उस पर बात करेंगे। अभी टेंशन मत लो, मैं यहां खड़ा हूं ना मेरे प्यारे बच्चे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं टीचर हूं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू कैसे कम टाइम में क्वेश्चंस कर पाएगा।
अगर टीचर ये नहीं करवा पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। अगर मैं मेमोरी टेस्ट तुम्हें याद नहीं करवा पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी भी कमी है थोड़ी बहुत। हाँ, तुम्हारे दिमाग की भी कमी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कोई लड़का बिल्कुल बेवकूफ है तो उसे कहां से याद करा देंगे, लेकिन समझाने का तरीका होना चाहिए जिससे कि बच्चा समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं देखो एकदम से गिन के भी बता दूंगा तुम्हें, देखो उसका तरीका लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। मैं तो ए ईंट देखता उसके चारों तरफ ऐसे गिन देता, मेरे लिए टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हें समझा तो दूं। अब आप लोगों ने ये देख लिया, अब बात आई कि मेरी जो बीट है, ये जो बीट है वो कितने से टच है। आप लोग पूछ रहे होंगे कि भैया जो बी है वो कितने से टच है, तो हम पूरी इमेज निकाल लेते हैं। यहां ये हो गई हमारी पूरी इमेज, ये एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, ये मेरी बीट है। तो अब एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा मत देखो छोटा मत देखो, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है बड़ा छोटा देखने की। यार मैंने अभी क्या अंदाजा लगाया था, मैंने आपको जो साइज बताया था उससे हमें यही तो अंदाजा लगता है, जैसे ये ईंट लंबी जा रही है ऐसे ये वाली ईंट भी तो मेरी पूरी होगी। अरे होगी या नहीं होगी, देखो मैंने जो 2 ईंट लगा के दिखाई थी वो इसलिए दिखाई थी कि अगर इस तरीके से रखोगे तो 1 और 2 ईंट यहां पे रखी जाएगी, अगर आप इस तरीके से रखोगे तो टोटल 4 ईंटें रखी जाएंगी, 1 2 3 4, क्योंकि ये मोटाई वाला हिस्सा है ईंट की, ये मोटाई है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो ई वाला हिस्सा देख रहे हो वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला ई वाला। तो अगर ऐसे रखोगे, देखो फिर वही बात आ गई, मैं बार बार समझा रहा हूं, देखो ये जो चीज है मेरे प्यारे बच्चे, देख ये अगर ईंट ऐसे रखोगे, जैसे ये है ऐसे रखी हुई है, तो अगर तुमने एक ईंट ऐसे रखी, ऐसे देखो 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 ये ईंट है, अगर एक ईंट तुमने ऐसे रखी, ये देखो जगह, यार मैं यहां देखो, एक ईंट ऐसे रखी तो बाकी की उधर जो जगह बच रही है इधर 2 ईंटें ऐसे करके रखी जा सकती हैं। तो वही चीज है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जो मोटाई का महत्व है मेरे प्यारे बच्चों वो वही है। आप लोगों को अंदाजा लगाना है, वो बड़े आराम से लगता है, किसी भी इंसान को अंदाजा लग सकता है कि भाई जब ये ईंट वहां तक जा रही है तो ये लंबाई में रखी हुई है तो ये भी तो पीछे तक जा रही होगी, और मुझे पीछे ऊंचे से मतलब ही नहीं है। मुझसे उसने पूछा कि भाई जो मेरी बी ईंट है वो कितनों से टच कर रही है, तो अब मैं देखूंगा मेरी बी ईंट किससे टच कर रही है, मेरी बी ईंट इससे टच कर रही है, सरफेस टच करा है, मेरी बी ईंट ने इससे भी सरफेस टच करी है, मेरी बी ईंट ने इससे भी सरफेस टच करी है, मेरी बी ईंट ने इससे भी सरफेस टच करी है, लेकिन 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 पॉइंट टच हो गया, ये मैं नहीं गिनूंगा। हर बार ऐसा केस मिलेगा आपको, गलती मत करना, ये पॉइंट टच है। डी वाला जो है मेरे प्यारे बच्चे वो पॉइंट टच हुआ है, पॉइंट, ये बी वाली ईंट से कुछ भी टच नहीं कर रहा है, ये वैसा वाला टच है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ये वाला टच है कि ये वाली ईंट ये खड़ी है और ये दूसरी ईंट शुरू हुई है, ये देखो ये वाला टच है, ये वाला, ये हमारी बी ईंट है बी, और ये हमारी डी ईंट है, ये वाला टच है, ये वाला। तो बताओ टच को तो गिनना ही नहीं है, तो इस चीज को आप भूल जाओ और आपको टच नहीं गिनना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बी हमारी जो टोटल टच कर रही है वो 1 2 3 4, लेकिन ये भी तो टच है, ये टच है कि नहीं है भाई, बी ईंट मेरी यहां तक जा रही है, ऊपर पीछे तक जा रही है, तो ये वाली ईंट भी तो टच करेगी। तो मेरी जो टोटल बी ने टच की वो 5 ईंटें टच की। अब मैं दिखाता हूं आपको बी का सोचने का तरीका, ये था। अब आप सोचिए ध्यान से, बी ने इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया और ऊपर वाली को टच किया। भाई ऊपर वाली सरफेस है, ये नीली वाली जो दिख रही है आपको, नीली वाली जो डार्क नीली है, ये कितने से टच कर गई, इससे टच कर गई, इसलिए हमारे 3 तो ऊपर ही हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी मैं और समझा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहां जरूरत पड़ी, आप ही मेरे को बताना कि कहीं छोटे बड़े की जरूरत पड़ी। अरे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं बहुत जल्दी जल्दी भी करके दिखाऊंगा आपको। आगे आ जाओ। अब आप फिर कहोगे कि भाई साहब बी तो हो गई, अब आप सी बताओ। चलो जी, मैं आपको सी दिखाता हूं, डायरेक्टली दिखा दूं अब या वहीं से दिखाऊं? अगर आप कहो तो मैं वहीं से दिखाता हूं, क्योंकि दिमाग तो यहीं से लगाना है भाई साहब, दिमाग तो आपको यहीं से लगाना है। रियल में तो ऐसा आएगा क्यूब बन के, वो तो विजुअलाइजेशन के लिए दिखाया मैंने, जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और दिमाग खुलना बहुत जरूरी है, टीचर के समझाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में घुसेगा तो तभी। अब मेरे प्यारे बच्चे सी से पूछना है कि सी ईंट कितनों से टच है। ठीक है, अब बताओ आप, आपके हिसाब से सी कितनों से टच होनी चाहिए? भाई साहब मेरे को तो एकदम दिख गया, इससे टच है, इससे टच है, इससे टच है, इससे टच है, और यहां पे देखो कॉर्नर टच है, इसको मैं गिनूंगा नहीं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मेरी जो सी ईंट है वो इससे टच कर रही है, इससे टच कर रही है, इससे टच कर रही है, इससे टच कर रही है,
बाकी किसी ईंट से टच कर रही है क्या? मेरी जो सी अंदर को गई है, ये ईंट कैसे गई होगी भाई साहब? ये ऐसे ही तो गई होगी, ये ऐसे गई होगी। तो जब ये सी ईंट वहां गई है तो इसने, अरे यार कुछ भी नहीं करना है, ये ईंट रखी है, इससे टच सरफेस हो रही है कि नहीं हो रही? ये वाली सरफेस टच हुई है कि नहीं? इससे ये वाली सरफेस टच हुई है कि नहीं? तो ये वाली ईंट से टच है, ये वाली ईंट से टच है, इससे ये वाली सरफेस टच है, इससे ये वाली सरफेस टच है। तो ये चार ईंटें तो पक्का टच हुई हैं। इसके अलावा कोई हिडन है क्या? तो भाई साहब कोई हिडन नहीं है, इसे हम टच करेंगे नहीं, क्योंकि ये पॉइंट टच है, ये पॉइंट या कॉर्नर टच है, इसको हम नहीं मानेंगे। तो मेरे कितने टच हो गए? सी से जो मेरे टच हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हमारे चार टच जो है वो सी से हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम डायरेक्टली देखते हैं यहां पे कि भाई साहब सी का इन्होंने कितने ईंटों से टच कराया है। तो आप देखिए, ये जो ईंट है ये इस तरीके से रखी गई होगी। अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो रहा है आपको। सी ऐसे रखी गई, वो ईंट ऐसे रखी गई होगी, ए ईंट अंदर तक है, जैसे ये वाली ईंट खड़ी है इसी ये अभी ईंट ऐसे रखी हुई है। ये जो ईंट है मेरे प्यारे बच्चे, देखो इसके नीचे जो रखी, देखो यार, देखो बार बार बात वही आ रही है। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। देखो जो ये चौड़ाई काम आई थी ना, वो जो चौड़ाई काम आ रही थी, मैंने आपको बताया था ये दो है, ये एक है और ये एक है। तो नीचे की जो सिचुएशन बनी हुई है वो इस तरीके की बनी हुई है। ये नीचे वाली जो रो है वो इस तरीके की बनी हुई है। अगर नीचे वाली रो इस तरीके की बनी हुई है, ऐसे देखो, ऐसे बनी हुई है नीचे की रो, आपको कैसे दिख रहा है ये देखो। अच्छा एक मिनट, देखो सबसे पहली डी जो ईंट है वो ये है, डी ईंट। फिर उसके बराबर में जो सी ईंट है वो ये ईंट है, सी, ये ऐसे हो गई। अब इसके बराबर में ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे नहीं खड़ा, ऐसे नहीं खड़ा, ऐसे खड़ा है, ऐसे, समझ रहे हो आप? अब ये वाली सरफेस है तो इस तरीके से खड़ी है। तो आपको इसका पक्का ही पता है आपको कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मोटाई होती है, ये वाली मोटाई हमारी ईंट की ज्यादा है। ये दो ईंटें इस पे खड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती? जब मैंने आपको बताया कि ये जो चौड़ाई होती है दो होती है, ये एक होती है। तो ऐसी ऐसी यहां पे जो ईंटें आनी चाहिए वो आनी चाहिए दो ईंटें, लेकिन इसका साइज वैसा नहीं होता है जैसा कि हमारे क्वेश्चंस में है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से सी का क्लियर हो गया होगा आपको कि AEDB बड़े ही आसानी से आप लोगों ने कर लिया। अब हम बाकी की तरफ चलते हैं। आप कह रहे होगे भैया इतना टाइम मिलेगा क्या? भाई टाइम नहीं मिलेगा, मैं बहुत जल्दी से करवाऊंगा सारी चीजें, लेकिन अभी घबराओ मत। अब बात करता हूं मैं डी कितनी ईंटों से टच कर रहा है। तो भाई साहब एकदम से बता दो, डी जो है ये एक तो इससे टच कर रहा है, एक ऊपर टच कर रहा है, इसके अलावा कोई ईंट है क्या? अरे इसके अलावा कोई ईंट है? भाई डी ये है मेरा, इस डी ये सी से टच कर रहा है और एक इससे टच कर रहा है, बी से तो कॉर्नर टच है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है मुझे। तो मेरा जो डी ने टच किया वो इससे किया और इससे किया। क्या कहीं भी लंबी भुजा, छोटी भुजा, उसकी साथ वाली भुजा कोई देखनी पड़ रही है क्या? आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको देखनी नहीं पड़ेगी, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए बस। बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे आप चलते हैं। तो डी का आंसर आया 2। क्या आया? तो क्या डी का आंसर 2 ही है? तो मेरे प्यारे बच्चे देख ले, डी एक सी ईंट को टच कर रही है और एक इस ईंट को टच कर रही है। अब मैं डायरेक्टली चलता हूं आपका ई ईंट की तरफ कि भाई ई कितनों को टच कर रही है। तो लो, ई ईंट कितनों को टच कर रही है। तो ई क्या है? मैंने अभी केस बताया था भाई साहब, ये चौड़ाई 2 गुनी है। अब चौड़ाई उड़ाई भी नहीं देखनी है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे आगे किसी क्वेश्चन में ना चौड़ाई देखनी ना लंबाई देखनी, मेरे दिमाग में विजुअलाइजेशन हो गया है कि भाई साहब अगर ईंट ऐसे रखी है, अगर ईंट ऐसे रखी है तो इसके साथ 2 खड़ी ईंटें आ सकती हैं, अगर ईंट ऐसे रखी है तो 4 खड़ी ईंटें आ सकती हैं और 2 बैठी हुई ईंटें आ सकती हैं इसके साथ। समझ रहे हो? मतलब ये वाली सरफेस अगर मैं रखूंगा तो यहां 2 सरफेस आ सकती हैं, अगर मैं खड़ी सरफेस रखूंगा तो 4 सरफेस आ सकती हैं, अगर मैं यहां खड़ी सरफेस रखूंगा तो 2 सरफेस आ सकती हैं, इसके साथ वाली सरफेस रखूंगा तो एक ही सरफेस आएगी। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात क्लियर हुई। अब बताओ ई ने कितनी को टच किया? तो मुझे तो सीधा सा दिख रहा है, मेरी जो ई है 2 ये टच करनी है और एक इसको टच कर रही है, तो 3 को टच कर रही है। तो मेरा जो ई है वो टोटल आंसर होना चाहिए मेरा 3। तो ई ने देखो 2 ईंटों को टच किया और एक इस ईंट को टच किया, सी को, तो ई का आंसर हो गया मेरा 3। इस तरीके से हमने जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। ये एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आप आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि किस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे? इस तरीके से मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस 5 मिनट में करने होंगे। एक पेज पर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक पेज पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पे जैसे अभी मैंने अभी आप लोगों को ऊपर दिखाया था, ऐसे लिखा हुआ होगा, ये आपकी क्वेश्चन बना हुआ आएगा, उसके सामने ए होगा, फिर यहां पे ऑप्शंस होंगे ऐसे। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस होंगे, ये ऑप्शंस होंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन टिक मारना होगा
कि भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछली बार बच्चे फेल क्यों हुए, उसके पीछे क्या रीजन था। सारी किताबों में, सारी टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट जो है आरडीएसओ अब तक जो प्रैक्टिस करवाता था वो ऐसे करवाता था कि भाई साहब हमेशा यही पूछता था कि ए ने कितनों को टच किया, बी सी डी ई। तो लोग इधर नजर ही नहीं मारते थे, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई साहब एबीसीडी पूछेगा तो पहले ए देख लो, बी देख लो, सी देख लो। तो बच्चों ने इधर नजर ही नहीं मारी कि यहां क्या आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले नंबर पर उसने ए की जगह पे ई पूछ रखी है, यहां पे सी पूछ रखी है, यहां पे डी पूछ रखी है, यहां पे ए पूछ रखा है। बच्चों ने बेझिझक बिना देखे कि भाई साहब ए जो है उसने, ए ने जो है एक ईंट ये टच करी, एक ईंट टच करी, एक ईंट टच करी, 3 ईंट टच करी, चलो 3 पे मार देते हैं। अब बात कर लेते हैं बी ने कितनी टच करी, तो 3 ईंटें ये टच करी, एक ईंट ये टच करी, एक ईंट टच करी, बी ने 5 ईंटें टच करी, चलो ये मार देते हैं। एकदम से मार दिया, जबकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक ही जगह पे उलट पुलट कर रखा था। आरडीएसओ ने ये उलट दिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ई पहले नंबर पर रख दिया था, कुछ भी कर दिया था, कहीं पे ए, कहीं पे बी, कहीं पे सी, कहीं पे डी, मतलब 5 ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये उलट पुलट थे, सेम नहीं था पैटर्न। समझ आया मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो इन चीजों के लिए, इन चीजों से हमें क्या समझ आता है, इस चीज से हमें एक बात समझ आती है कि आरडीएसओ किसी भी समय कुछ भी चेंज कर सकता है, किसी भी समय कुछ भी चेंज कर सकता है। इसलिए आपको जो 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस के मिलेंगे, उनको आपको, कुछ लड़के अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और वही लड़के फेल होते हैं। ज्यादातर लड़के अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस वाले फेल होते हैं। अरे हमने तो प्रैक्टिस करी हुई है, टी स्कोर 45 आ रहा, बहुत अच्छा टी स्कोर आ रहा, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। आरडीएसओ हम सबसे बहुत आगे हैं और बहुत अच्छे लेवल से वो सोचता है। मेरे प्यारे बच्चों, वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे की, आरडीएसओ लखनऊ के अंदर है। उनका यही काम है कि रेलवे के अंदर किस तरीके से रिसर्च करनी है, किस तरीके से क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके साथ इंस्ट्रक्शंस पहले दे देगा, उसमें कुछ बदलाव करेगा। बहुत सारे लड़के बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े आगे बढ़ जाएंगे। भाई हो सकता है कि उसने ये कहा हो कि अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको ये बताना है कि कितनी ईंटें कॉर्नर टच करती हैं। मान लेते हैं, वैसे ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लेते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन में ये दे दिया कि कितनी ईंटें कॉर्नर टच करती हैं। आप घर से प्रैक्टिस करके गए, कितनी ईंटें की सरफेस टच करती है, और आपने लगातार पेल दिया। भाई साइको के लिए तैयारी का आरडीएसओ समय दे, ये आप सोचना मत। आरडीएसओ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरडीएसओ ये कहती है कि ये तो आपको आना ही चाहिए, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाता है। ये कोचिंग्स तो शुरू हो गई हैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, जबकि आरडीएसओ तो ये चाहता है कि आप इसकी कोचिंग ही ना करके आओ, डायरेक्टली आओ, हम तो तुम्हारा दिमाग टेस्ट करेंगे कि तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनके इंस्ट्रक्शंस की एक एक लाइन पढ़नी है। 5 मिनट का समय बहुत होता है, यही सब चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा मोटा बदलाव कर सकता है। कुछ बेवकूफों ने अगर बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े वो आगे बढ़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग स्किप कर देते हैं, अरे छोड़ो मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, 3000 टेस्ट प्रैक्टिस करके आया हूं, 5000 करके, सारे धरे रह जाएंगे। ध्यान रखना, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाकी अगर हम बात करें सी कितनों से टच कर रहा है, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, कोई भी किताब, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। आपको ये ना लगे कि भाई साहब ये टेस्ट सीरीज तो 100% सही होगी। टेस्ट सीरीज भी गलत हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। यहां पे 4 6 की जगह पे लिखना 4 था, गलती से उसने 6 लिख दिया, या 6 की जगह पे यहां पे उसे 9 लिखना था लेकिन उसने गलती से 9 लिख दिया। भाई साहब टाइपराइटर ने ही तो टाइप किया होगा, ऐसा तो नहीं कंप्यूटराइज्ड बन के आ गई होगी ये। टाइपराइटर ने ही तो टाइप किया होगा, तो गलती कहीं भी हो सकती है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई माइका लाल तुम्हें ये कहे आके कि यार ये क्वेश्चन का आंसर 4 है, बता क्यों, आप उसे कह सको कि गलत है, मैंने कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया, मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है, गलत है। नहीं हो सकता आंसर, समझ रहे हो। इस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने, और ये सारी चीजें ओनली 199 रुपीज में हम लोग आपको यूट्यूब के अलावा वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे तैयारी कराने वाले हैं। सारी की सारे 18 टेस्ट की एक से एक बेस्ट ट्रिक आपके सामने जाएगी, और कम टाइम में आप चीजों को क्वालिफाई कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, ये मेरे पास खुद ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ है, ये देख लो आप, एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ है, ठीक है।
इधर एड्रेस है इसलिए नहीं दिखा रहा, नाम देख लो तुम, सिर्फ लो नाम देख लो तुम मेरा, ठीक है, नाम देख लो, ये नाम दिख रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही नहीं पढ़ा है। जब हम लोग को फॉलो करना आता है, हमने वो टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बाकी आपका मन है, जहां से मन करे वहां से तैयारी करो। मैं तो आप लोगों को बेस्ट सजेशन दे रहा हूं, आप 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, कितने भी पैसे खर्च कर लेना, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हुए, आपको ट्रिक्स नहीं पता चली कि किस तरीके से करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिगर प्लेसमेंट में बड़े बड़े टीचर्स ने इतनी बड़ी गलती करी है कि उनमें से 80% बच्चा फेल ना हो, मेरे सामने आके कह देना, क्योंकि कोई माई का लाल भी जिस जो तरीका बताया है ना टीचर्स ने, वो तरीका एकदम गलत है। उस तरीके से कोई माई का लाल भी तुम्हें पास नहीं करवा पाएगा, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हो ही नहीं सकते पास यार, टीचर खुद नहीं अटेम्प्ट कर सकता। मैं कह रहा हूं कोई टीचर करके दिखा दे 6 मिनट में 72 क्वेश्चन, अगर वैसे करेगा, फिर टीचर कह रहा है कि ये टेस्ट तो डिफिकल्टी है। डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें उसका मेथड नहीं पता है कि कैसे इसको सोल्व करना है। कोई टीचर कह रहा है मेमोरी टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन उतना नहीं है कि बच्चे को हो ही नहीं पाएगा। ट्रिक्स पता है तुम्हें, जब तुम्हें खुद को नहीं पता उसको क्या बताओगे। पूरा बेड़ा गर्क होना है। मैं आपको बता दूं, आप लोग 50, जैसे 18 टेस्ट हैं, 17 टेस्ट आपके बहुत अच्छे हैं, एक टेस्ट भी अगर आपका बेकार है, एक टेस्ट भी, और वही टेस्ट पेपर में आ गया, जैसे फिगर प्लेसमेंट में अभी गलती की है टीचर्स ने, जबकि पिछली बार आया था वही टेस्ट आया था, उसी टेस्ट में गलती की है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, और वो गलतियां सुधारने लायक नहीं है। बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा और जिंदगी भर पछताएगा। फिर पास हो ही नहीं सकते, मेरे सामने लाके बैठा दो, अगर उस मेथड से कोई पास होकर दिखा दे तो पास होगा ही नहीं, ये मैं लिख के दे रहा हूं तुमको। और ऐसी ऐसी गलतियां बहुत बड़े बड़े टीचर्स कर रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएगा अभी। बाकी जब पेपर देके निकलोगे, पूरी लाइफ बर्बाद होगी। CBT 1 भी, CBT 2 भी, जो ट्रेड भी पास करा, दुनिया भर की चीजें पढ़ी, वो बर्बाद हो जाओगे। तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे साथ क्या हो गया। यही गाइडेंस कि भाई साहब हमें कहां गलती कर रहे हैं, हम कैसे हमें उस गलती को सुधारना है, कोई चीज हमें याद नहीं हो रही है तो कैसे हमें याद करनी है, यही गाइडेंस हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे ओनली 199 रुपीज के अंदर, सारे के सारे टेस्ट की, जितने भी टेस्ट हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से आप लोगों को एक से एक बेहतरीन वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलो और एक सेट कर लेते हैं, कोई सा भी सेट कर लो। चलो ये सेट कर लेते हैं, इसको देख लो, ये तो बहुत आसानी है, इसमें करने की मुझे तो लगता है कि जरूरत भी नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ए ईंट कितने को टच कर रही है, ठीक है। अब आप बार बार प्रैक्टिस करके जाते हो, ABCD, वहां पे पहले नंबर पे आ गया E, फिर आया D, फिर आया B, फिर आया C, फिर आया A, तो कहीं ना कहीं टाइम तो जाएगा ना। इसलिए कम टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कम टाइम में। और एक बात और, टीचर ने आपको मेथड बता दिया, आपने कर लिया, आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब इस टेस्ट में सबके सब अच्छा स्कोर करेंगे तो टी स्कोर भी तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत तगड़ा जाएगा। अगर 50 में से सब 45 करेंगे तो टी स्कोर भी तो 45 से ऊपर जाएगा। टी स्कोर 45 से ऊपर मतलब 45 क्वेश्चंस हर किसी के सही है, तो तुम 44 क्वेश्चन पे, 45 क्वेश्चन पे भी फेल हो जाओगे 50 में से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों को चीजें सही तरीके से सीखनी है, सिर्फ ये नहीं कि काम चल गया। अब आते हैं यहां, ए ईंट कितनों से टच कर रही है, डायरेक्टली देखो, ए ईंट कितनों से टच कर रही है, भाई साहब एक इससे टच कर रही है और एक इससे टच कर रही है, बस हो गया। बी ईंट कितनों से टच कर रही है, ये बी ईंट है, इसके ऊपर एक ईंट है और इसके बराबर में एक ईंट है, ये तो कॉर्नर टच है, इसको तो देखेंगे नहीं। कॉर्नर टच को तो भूल जाओ आप, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। अगर आपने अपने दिमाग में वो भैया बहना, ये छोटी ये बड़ी, ये दिमागें चलती रही तो कभी दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग में आपके कम से कम चीजें होनी चाहिए, वो है एकमात्र सरफेस देखनी है। भाई साहब अर्जुन ने सिर्फ आंख देखी थी मछली की, तो उसने निशाना मार दिया। अगर वो चारों तरफ देखता रहता तो निशाना नहीं मारता। आप क्या कर रहे हो, बड़ी भुजा नहीं देखनी है, छोटी भुजा देखनी है, बड़ी भुजा देखनी नहीं है, छोटी भुजा देखनी है। तू बड़ी भुजा देख ही क्यों रहा है? अरे मुझे जरूरत पड़ेगी बड़ी भी देखूंगा, छोटी की बड़ी जरूरत देखूंगा। दिमाग मेरा कैसा चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखनी है मुझे। अगर मुझे छोटी बड़ी देखनी नहीं है, बताओ यहाँ कहीं जरूरत पड़ रही है? भाई साहब मुझे सी देखना है, मुझे क्या मतलब बड़ी से छोटी से, एक ये टच कर रही है, एक ये टच कर रही है, बात खत्म हो गई। मुझे इस चीज से मतलब ही नहीं है, और एक ये टच कर रही है, बात की मुझे देखना ही नहीं है। तीन टच कर रही है सी से। बात करूं डी की तो मुझे दिख रहा है सिर्फ ये टच कर रही है, बाकी और कुछ मैं देखूं क्यों? भाई साहब मुझे तो पता है ये 2 लेयर है, उसके ऊपर एक ईंट रखी है, तो एक ही तो सरफेस टच हो रही है, और कौन सी? ये तो 3 ईंट एक के ऊपर एक रखी हुई है, बस यहां तो टच ही नहीं हो रहा कुछ भी, तो इसे मैं देखूंगा क्यों? लोग कह रहे हैं इस सरफेस को नहीं देखना है, इस सरफेस को देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये कोई तरीका है? ये आपको फंस जाओगे। आपके पास इतना दिमाग ही नहीं है, उस टाइम पे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये नहीं देखूंगा, ये देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये देखूंगा, इसके भैया को भी गिनूंगा, सरफेस साथ वाली भी गिनूंगा, ये सब नहीं, ये नहीं चलेगा। ये बात समझ लो आप लोग। बड़ी बड़ी कोचिंग्स भी इस तरीके की गलती करती हैं तो बहुत बुरा लगता है। ई कितनों को टच कर रही है? अगर ई की बात करो मेरे प्यारे बच्चों, तो ई तो सीधा सा दिख रहा है, ये टच कर रही है, सी को टच कर रही है, इसको टच कर रही है, बस हो गया।
ये आपका काम। अब बात करते हैं बाकी की चीजों की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहां पे और चीजों की बात करेंगे, और टच देखेंगे, किसका कितनों से टच हो रहा है ईंटों का। ये सब की सब चीजें मैं लेके आ रखा हूं। फिर एक नया कॉन्सेप्ट जो ये वाला है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब कैसे ईंटें रखी हैं तो किस तरीके से निकालना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट। इसमें तो गलती करते ही करते हैं बच्चे, और बहुत सारे टीचर्स ने क्लियर भी नहीं कराया होगा। मैं आपको क्लियर कराऊंगा यहां पे, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। उससे पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो जल्दी से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास तो बहुत सारे एग्जांपल है। चलो ये वाला ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा समझाया हुआ भी है, चलो ये ले लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं ए ईंट कितनी ईंटों से टच करती है? बताओ, कुछ नहीं करना, 2 ईंटों से टच करती है। भाई साहब 2 ईंटें ऐसे रखी हुई हैं, उसके ऊपर 1 ईंट रखी हुई है, ए 2 से टच करती है। बी बताओ कितनी ईंटों से टच करती है? मुझे कुछ करना ही नहीं है यार, तुम लोग पता नहीं क्या देखते हो। देखो अभी मैं, मेरा पेन चलने दो बस। बी ईंट कितने से टच करती है? ये देखो, ये मेरी बी ईंट है। बी ईंटों का टच पता चल गया, एक इससे टच कर रही है, किससे टच कर रही है, किससे टच कर रही है। और बताओ और कोई सी ईंट दिख रही है कि नहीं? सी ईंट कितनों से टच कर रही है? तो आप बताओ ना। ये जैसे मैंने क्यूब में बताया था, एक इससे टच कर रही है सी, सी कहां है? ये ना सी, एक इससे टच कर रही है। भाई साहब सी यहीं तक तो है, यही तो बनी हुई है, पूरी की पूरी सी है ना ये। तो सी इससे टच कर रही है, 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 इसके अलावा कोई है? तो ये जो क्यूब बना रहा हूं ना, ये वाले जो मैं कर्व बना रहा हूं, ये बहुत काम करेगी, ये बात ध्यान रखना। अभी जैसे डी में दिखाऊंगा मैं, डी, बस इसको का यूज करते समय एक ही बात का ध्यान रखना है। जैसे अब डी कितनों से टच कर रही है, तो डी 2 तो ये टच कर रही है। देखो इसके साथ वाली भुजाएं देखो, जो 2 तो ये टच हो गए, और इसके अलावा एक टच ये हो गया, एक टच ये हो गया। समझ रहे हो? तो 4 टच हो गए। भाई साहब देख लो, मैं बता रहा हूं, अभी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब देखना। देखो एक ये वाली ईंट टच हो गई, दूसरी ये वाली ईंट टच हो गई, तीसरी ये वाली ईंट टच हो गई, चौथी ये वाली ईंट टच हो गई। तो डी ने 4 ईंटों को टच कर लिया। बात करते हैं ई ने कितनों को टच कर लिया। अब देखो आप ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट तरीका यह है, भाई साहब 2 ईंटें ये हो गई, इस तरीके से घुमा दो ना, सीधा सा ऐसे घूम जाएगा। देखो ये ऐसे, समझ रहे हो? और वो कैसे घूमता है? 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 और 5 6 ईंटें तो यही हो गई। इसके अलावा और कोई देख लो कहीं है क्या? नहीं। तो बस यही आंसर से मेरे प्यारे बच्चों। ये देख लो आप, ईंट, कौन सी ईंट देखी थी? ईंट कितनी ईंटें हो गई भाई साहब? 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, 5 ईंट। 5 ईंटों से टच हो रही है, एक इससे टच हो रही है, एक इससे टच हो रही है, एक इससे हो रही है, एक इससे हो रही है, इससे हो रही है। तो 2 नहीं, 2 ऐसे नहीं गिनना है। मैं इसको गलती से, क्या है कि आपको यहां दिख रहा होगा, लेकिन मेरे सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है और ये बुक की इमेज है, इसलिए मेरे दिमाग में यहां पे थोड़ा सा मुझे साफ नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे क्या आप छोटी स्क्रीन पे दिख रहे हो तो आपको साफ दिख रहा है, मेरे को यहां पे बड़ी स्क्रीन पे फट रहा है। ये पूरा देखो, इस तरीके से फट रहा है, ठीक है? तो ये साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे ये ई लग गया था, तो मैंने यहां से टच कर लिया। जबकि ई देखना है, कुछ नहीं करना, 2 ऊपर, एक ये, और ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब गिन दिया था तो इसे ई मान लिया था। ये टच है सिर्फ। तो ई को टच करने के लिए डायरेक्टली वही तरीका अपनाओ, कुछ नहीं करना है। भाई साहब ई 2 यहां टच कर रही है, एक ये टच कर रही है, एक ये टच कर रही है, एक ये टच कर रही है। समझ आ गई? तो ई ने 2 वहां, 3 ये, तो 5 टच कर लिए। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप कर सकते हैं। आप कोई सा भी टेस्ट उठा लेते हैं। चलो ये हमारा टेस्ट है, इस तरीके से आपका टेस्ट मिलेगा। देखो यहां पे सेट नंबर 1, इसके अंदर आपको कितने सेट मिलेंगे? 10 सेट मिलेंगे। हर सेट में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 सेट होंगे। 5 क्वेश्चंस करके और फिर जल्दी जल्दी उड़ाते हैं, और फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों चलो जल्दी से कोई सा भी सेट उड़ा लेते हैं। चलो कौन सा सेट उड़ाएं? ये वाला सेट, चलो कोई सा, ये सेट 2 उड़ा लो। चलो कोई सा भी उड़ा लो यार, जो मन करे वो उड़ा लो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे उड़ा लो, चाहे चलो पन्नी उड़ा लो इसमें। लेकिन वन मैंने सेट देखा था, इसमें कुछ शायद एक आध गलती थी, एक आध जगह पे, तो वो गलती है तो गलती मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां से हम क्वेश्चंस करना शुरू कर लेते हैं, कहीं से भी। ये सेट नंबर 1, ठीक है? जल्दी से देखो, गलती होगी आप जरूर से जरूर उस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भैया जल्दी जल्दी करना है, कोई टाइम नहीं लगाना है। तैयार हो या नहीं हो? इसके बाद दूसरा रूल पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ए का मुझे देखना है कि कितनी ईंटों से टच कर रही है। ये है मेरी, अच्छा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और, ये लो, ये देखो यहां ए ईंटों को देखना है यहां से, 1 मिनट, कि ए ईंट जो है वो कितनी ईंटों को टच कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा ए है, ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये टच हुआ। कितने टच हुए? 5 टच हुए। इसके अलावा दूसरा कोई टच है तो बताओ मेरे को। कोई टच नहीं है इसके अलावा, बस यही टच है। बात करते हैं बी की डायरेक्टली। देखो मैं तो समझा रहा हूं इसलिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तो डायरेक्टली काउंट करूंगा ऐसे कि भाई साहब ये ए है और ये, बस हो गया टच। 1 2 3 4 5, हो गया काम खत्म।
इसी तरीके से अब मैं बी की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 1 2 3 3 तो टच यही है, इसके अलावा कोई टच है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक ये वाला भी टच है। देखो एक बात सुनो, यहां पर और कोई टच नहीं है, सॉरी गलती हो गई, वो अगर इस वाली पर रखा हुआ होता तब हम मानते, यही 3 टच है, समझ रहे हो, बी पे 3 टच है। बात करते हैं सी की, तो सी के और कौन से टच हैं? तो यहां पे आ गया ये सी हमारा, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो सी ईंट होगी ये तो अंदर तक होगी ना, ये तो ऐसे रखी हुई है 2 ईंट है, ये ऐसे रखी हुई है 2 ईंट है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये देखो ये वाला केस है, आप ईंटें रखना सीख लो बस, ये वाला केस है, ऐसे रखी हुई है ईंटें ऐसे, ठीक है। ये क्या है ना, आइसोमेट्रिक व्यू पे रखी जाती हैं, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू होता है, आप लोगों को लगता होगा कि क्या है, ईंटें ये ना 30 डिग्री पे रखी जाती हैं, इधर से 30 डिग्री। तो ये जो व्यू आपको दिखा रहा हूं मैं, इसलिए 30 डिग्री पे क्यों रखी जाती है? क्योंकि 3D व्यू ही 30 का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे रखी हुई है, और जब देखो 30 डिग्री का व्यू बनाओगे, यहां से जब 30 डिग्री पे बनाओगे तब आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ये देखो यहाँ पे इसमें ना फ्रंट कैमरा होना इसलिए समझ नहीं आ रहा, देखो इस तरीके से ईंट रखी हुई है नीचे, इस तरीके से ईंट रखी हुई है। अब आप देखो जब इस तरीके से ईंट रखी हुई है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप चौड़ाई की तरफ से रखोगे तो 2 ईंटें रख सकते हो, और भैया अगर मोटाई की तरफ से रखोगे तो आप क्या रख सकते हो? अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही वाला, पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं फिर बताता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये कितने हैं? 4। मैंने आपको बताया था अगर ये अपनी मोटाई की तरफ से रखी जाएगी तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, समझ रहे हो ना। ये चौड़ाई की तरफ से रखा हुआ है, ये मोटाई की यानी कि ऊंचाई की तरफ से रखी हुई है ईंट, ये खड़ी ईंट रखी हुई है कैसी? ये ऐसी ईंट रखी हुई है, ऐसी, ये ऐसी ईंट रखी हुई है ऐसी, और ये जो ईंट है ये वाली कैसे रखी हुई है? ये ऐसे रखी हुई है ऐसी, समझ रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली सी कितने ईंटों से टच कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सी 3 ईंटों से तो इनसे टच कर रहा है, यही तो सी है भाई साहब। इसके ऊपर ये अंदर तक जारी होगी ना, ये अंदर तक जारी होगी, ये तो ये जब ईंट अंदर तक गई, ये वाली ईंट जो है वो अंदर तक जा रखी है, ऐसे जा रखी है ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसे देखोगे तो ये जो सी है इसके ऊपर ही तो ये तीनों ईंटें रखी हैं, तो ये ऐसे भी लंबी लंबी से टच कर रही होगी, ये डी भी से टच कर रही होगी, और ये वाली ईंट भी से टच कर रही है। तो 3 ईंटें तो ये टच कर रही है और 1 ये टच कर रही है, तो सी जो है वो 4 ईंटों से टच कर रही है। डी की बात करते हैं तो डी कितनी ईंटों से टच कर रही है? डायरेक्टली आ जाओ यहां, और कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ईंटें ये हैं और 1 ईंट ये है, 1 ईंट ये है, 1 ईंट ये है, लेकिन डी ऐसे खड़ी हुई है जैसे, देखो इससे अंदाजा ऐसे लगता है जैसे ये लंबी गई है, ऐसे ही ये डी भी अंदर गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों डी ने फिर इस सी को भी तो टच कर दिया होगा, जब डी लंबी लंबी रखी हुई है ये, तो इसने इस सी को भी तो टच किया होगा। तो टोटल ईंटें टच कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 2 तो ये टच हो गई, और 1 ये टच हो गई 3, और 1 ये टच हो गई 4, और 1 ये टच हो गई 5। 5 ईंटें टच हो गई, लेकिन 1 ये सी वाली ईंट भी टच है, क्योंकि मेरी जो डी वाली ईंट है वो अंदर तक गई हुई है, जो इन दोनों ईंटों पर रखी हुई है, क्योंकि ये जो 2 ईंटें हैं वो ऐसे रखी हुई है, और डी जो रखी हुई है वो लंबी लंबी रखी हुई है। यहां लंबाई वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अपने दिमाग में होना चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं ई कितनी इंचों से टच कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा ई है, और ई में देखो ये ई जो है वो यहां तक है ना, यही लंबाई चौड़ाई का खेल है। देखो ये जो ईंट रखी हुई है ये मोटाई की तरफ से रखी हुई है, ये जो रखी हुई है ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अगर ई को देखो तो आपको कुछ नहीं देखना है, कोई मोटाई नहीं, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया है, तुम्हें ना कोई मोटाई देखनी ना तुम्हें लंबाई देखनी, कुछ नहीं देखना भाई साहब। ई है, 1 ईंट ये टच 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 है, और कोई ईंट टच है क्या इससे? भाई साहब मेरी ई है, यहां पे भी टच कर रही 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 है, इसके अलावा मुझे कुछ देखना ही नहीं है। इस तरीके से मेरा ये निकल के आ गया। तो इस तरीके से यहां पे आप इसके आंसर्स मैच करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं, चलो कोई और सेट ये देख लेते हैं, इस सेट को देख लेते हैं, फिर बाकी के सेटों के बारे में बात करेंगे। ये है मेरे प्यारे बच्चों उपखंड नंबर 5। इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन और उठा लिया है हमने, और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब कितनी ईंटों से टच कर रही है। कुछ नहीं करना है, ये ए ईंट कितनी ईंटों से टच कर रही है भाई साहब? 2 तो ये टच कर रही है, 3 ये टच कर रही है, समझ रहे हो भाई, और 1 इसको टच कर रही है, बस इसके अलावा और कोई ईंट नहीं है। क्योंकि आप देख लो ये वाली ईंट तो यहीं तक खत्म हो जाएगी ना, ये यहीं तक, तो इसी को तो टच करेगी, और इसके अलावा किसे टच करेगी? अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं टच करती है, या फिर उसे पीछे टच कर रही होगी। तो ए ने जो टच किया वो 2 ये टच किए, 1 ये टच किया, और 1 ये टच किया। अब डायरेक्टली जल्दी जल्दी करते हैं, मैं समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि भाई साहब देखो आंसर जल्दी से कैसे निकलेगा। ये मेरी बी ईंट है, तो ये 3 ईंटों से टच कर रही है, 1 2 3, इन 3 ईंटों से ये बी टच कर रही है। मेरी बात जो है वो सी, तो सी में डायरेक्टली 2 ये टच है, 1 ये टच है, और 1 ये टच है, और 1 ये टच है, और 1 ये वाला भी टच है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो?
आप लोग अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सी है ये अंदर तक गया होगा कि नहीं गया होगा, और जब ये अंदर तक गया है तो इसने इस ईंट को भी टच कर दिया होगा, इस ईंट को भी टच कर दिया होगा, और जब इन दो ईंटों को इसने टच कर दिया है और ये तो दोनों आपस में टच हैं ही, और ये भी टच है और ये भी टच है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ लो कि कितने टच हो गए। तो आप देखो ओवरऑल अगर टच देखो तो सी का एक टच ये हो गया, 2 3 4 और 5 6 टच हो गए, तो सी के हो गए 6 टच। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप देखो डी में कितने टच कर रखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा डी है और 1 2 3 4 4 टच हैं आप लोगों के डी के। अब बात कर लेते हैं ई के कितने टच हैं, तो एक बात और मैं बताता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं। ई ने कितने टच करे पहले वो देख लो, ई ने कितने टच करे, तो 2 तो इसके ऊपर क्योंकि लंबी है, ये इसे टच कर दिया, इसे टच कर दिया, ई ने इसे टच कर दिया और इसको टच कर दिया, इसके अलावा कोई और टच है, तो ई ने 4 को टच किया है, एक अपने ये वाले दोनों चीजों को टच कर दिया और एक इसको और एक इसको। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ई ने इतने टच किए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे वहां पे करना है। मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल सटा के बिठाते हैं, सटा के, तो बच्चे जो है इस तरीके से करते हैं। देखो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो कि भाई साहब अगर मुझे डी ईंट देखनी है कितनों से टच है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे 2 ये हो गए, 3 ये हो गया, इस तरीके से देखते हैं बच्चे, जो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई साहब डी का देखना है तो इससे टच हो गया 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से गिन सकते हो आप, और 1 5 ईंटों से टच हो गया। इस तरीके से अगर आप करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होगी। अब बात करते हैं दूसरा जो रूल है उस रूल की, फिर उसके बाद 1 2 एग्जांपल और करा देंगे, आपका बेड़ा पार है। और दूसरी एक बात और मैं बता देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो जब प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां भी होंगी, मैं कह रहा हूं आपसे नहीं हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, और जब कोई आदमी, देखो जब कोई आदमी कुछ करता है तभी तो गलतियां होती हैं, तुम कुछ करोगे ही नहीं तो गलतियां कहां से होंगी भाई साहब। अब एक बात बताओ, तुमने कुछ लोग होते हैं अमीर लोगों के यहां देखा कि भाई पानी लेके कोई गिलास गिर गया, आप कह रहे हो तुझे दिखाई नहीं देता पानी लेके गिलास गिर गया, अरे भाई जब वो गिलास लेके आ रहा है तो वही गिरेगा ना, तू थोड़ी गिरेगा। जब तू पानी लेके नहीं पी सकता, जब तू पिएगा तो तुझसे भी गिरेगा एक आध बार। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि गलतियों से घबराना नहीं है, सीखना है, समझ रहे हो आप लोग। अब देखो यहां अगर ऐसा केस आ जाए आपके सामने, अगर ऐसा केस आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि भाई साहब ये है ये, तो फिर इस केस को किस तरीके से सोल्व करना है देखो, क्योंकि भाई साहब यहां तो मुझे पूरी ईंटें क्लियर है, यहां मुझे ईंटें क्लियर ही नहीं है, एक के पीछे ईंटें किस तरीके से रखी हुई हैं ये मुझे पूरी तरीके से क्लियर अभी नहीं है। हो सकता है ऐसे खड़ी कर दी हो, किस तरीके से रखी है मुझे कुछ नहीं पता है, हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके खड़ी कर दी हो, जैसे ये खड़ी ऐसे ये खड़ी हो, मतलब इसके बारे में मेरा कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर करना पड़े तो फिर कैसे करोगे भाई, ये बहुत बड़ी चीज है ना। तो वीडियो तो वैसे लंबी हो रही है, अगर आप चाहो तो यहां ब्रेक दे दें, नहीं तो इसको भी कंप्लीट करा देते हैं। देखो भाई गाइस, चलो एक बार बता देते हैं, बाकी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अगली वीडियो में भी क्लियर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें देंगे। फिर भी सुनो, कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अच्छी एप्लीकेशन पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग कह रहे थे कि भैया आप भी अपनी टेस्ट सीरीज, अपनी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दो, मैं भी प्रोवाइड करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा मैं आप लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अभी मेरी टेस्ट सीरीज का वो लेवल नहीं होगा जिस लेवल की नीड है, उसका यूआई इंटरफेस भी देखना है, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी देखने हैं, तो वो इतना आसान नहीं है और बाकी किसी टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे भी नहीं। ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में आप लोगों को इस तरीके का एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक से बात करके स्पेशली आप लोगों के लिए 85 टेस्ट अपलोड करवाए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का एक्सेस है तो आप फ्री में 85 टेस्ट का एक्सेस ले सकते हो और उन टेस्टों को लगा सकते हो, उनके सॉल्यूशन से सीख सकते हो। और अगर आपको लेना है तो अभी 395 रुपीज में 1 साल के लिए मिलेगा और इनके अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं। आप GSP10 अगर यूज करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन टेस्ट का भी लुत्फ उठाओगे और आगे के भी टेस्ट लगा पाओगे। बाकी 199 रुपए में हम आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो जब कोई बच्चा कुएं में पड़ा, मैंने कुएं में पड़ा होता तो उसको लगता है कि यही दुनिया है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि जैसा हमें सर ने बता दिया बस वही सही हो सकता है, अरे उससे भी अच्छे तरीके से हो सकता है, उससे भी और अच्छे अच्छे मेथड हो सकते हैं। लेकिन आप जब सीखने की कोशिश करोगे तब ना, जब आप बाहर निकलोगे तब ना,
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो पे नए हो और आपको कुछ चीजें अच्छी लगी हैं तो निश्चित तौर से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। यह है हमारा एक केस। इससे अच्छा केस लेते हैं, इससे भी अच्छा केस है हमारे पास एक। चलो ये वाला केस लेते हैं, जिससे कि और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, फिर बाकी के केस भी लेंगे आपके पास। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक केस है, ठीक है। ये यार इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा मुझे, तुम्हें तो स्पष्ट दिख रहा होगा। मतलब मेरे पास जूम होता है ना तो फट जाता है, मैं यहीं देख लेता हूं, इसी में देख लेता हूं, ठीक है। यहां इस केस की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आती है बात इस केस की जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आपके आंसर्स गलत करवाता है। अब देखो कैसे गलत करवाता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपसे पूछा बताओ ए से कितनी ईंटें टच करती हैं। क्या ए से कितनी ईंटें टच करती हैं? आप क्या कहोगे? ए से 4 तो भैया ये टच कर रही, कह दो। नहीं, ए जो है वो ऐसे रखी हुई है। ए जो ईंट है ना वो ऐसे रखी हुई है। ये वाला केस है, ये वाला देखो। ये सबसे पहले देख लो, ये 2 ईंटें रखी हुई है ऐसे। ये ए और ई ईंट नंबर है, ए और ई। ये देखो ए और ई है, ए ये वाला है और ई ये वाला है। अब आप देखना आगे की चीजें। अब आप देखो, यहां पर मुझसे पूछा कि ए कितनी ईंटों को टच कर रही है। अब आप बताओ, अगर ए के पीछे ईंट ऐसे ही खड़ी हुई है जैसे ई के पीछे खड़ी हुई है, तब तो एक ए ने अपनी वाली पीछे वाली ईंट को टच किया और एक ऊपर वाली ईंट को टच किया। सिर्फ 2 ही तो टच हुए भाई साहब। ए के कितने टच हुए? ए है, जैसे यहां पे खड़ी है ईंट, अगर ऐसे ही ई इसके साइड में भी खड़ी होगी ईंट तो ए के बराबर वाली जिससे टच होगा और एक इससे टच होगा। ए के 2 टच हुए। जो केस है ये वाला, ये वाला। तो अब ए ने जो टच किए वो किस तरीके से किए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना जरा। अभी खोल दिया है, ये वाली ईंटें दोनों ऊपर उठा दी हैं। देखो यहां पे मैंने ये उठवा दी, ये ऊपर ईंटें उठ गई। अब आप बताओ, ये जो ए है वो इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। इसको तो नहीं कह सकते क्योंकि यहां तो कॉर्नर टच है, ये कोने से मिल रही है, तो इसको तो नहीं कह सकते। तो टच कितना हुआ, एक बार जूम करके देख लो, जूम करके देख लो, 1 मिनट। यहां लो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां देख लो। ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों ईंटें ऊपर हटा दी हैं। ये तुम्हारा सवाल था, ये सवाल था ये वाला, इसको हमने ऊपर फेंक दिया है। दोनों ईंटें हमारी सीओडी ऊपर फेंक दी गई हैं। अब हमने देखा तो हमारा जो पहला पैटर्न हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि भाई साहब जैसे 4 ईंटें यहां खड़ी थी ऐसे ही 4 ईंटें इस तरीके से खड़ी हो। तो मेरा ए जो है वो किस किस से टच करेगा? मेरा ए इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, वो सॉरी इससे टच करेगा और इससे टच करेगा। इससे तो टच करेगा नहीं। तो मेरे ए का आंसर आ गया 2। क्या आ गया? अभी सुन लेना, अभी देख लेना। देखो अभी आंसर चेंज हो जाएगा एकदम से। ए का आंसर कितना आ गया? ए का आंसर आ गया मेरा 2। अभी आप सुन लो। अभी अगर मैं बात करूं कि मेरी जो ए हो गया, ए का आंसर चलो ठीक है, ए का आंसर 2 हो गया। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, ए का आंसर वहां देखते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई साहब जो ईंट है वो कुछ इस तरीके से रखी गई हो, जैसे यहां रखी हैं। ये देख रहे हो आप कैसे रखी हैं? एक बार यहां देखो। तो ये जो ईंट है वो अभी भी ऐसी रखी है, तो ए से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ए से कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ए में तो उतनी ही ईंटें टच कर रही है जितनी ईंटें पहले टच कर रही थी, कि भाई साहब एक ये टच कर रही है, एक ईंट ये टच कर रही है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये वाली ईंट निकाल के मैं यहां भेज दूं और ये दोनों ईंटों को इधर खसका दूं, तो अब टच बदल गए या नहीं बदल गए? अभी ए के जो टच है, अगर मैं ये वाली ईंट जो है इस ईंट को निकाल के पीछे कर देता हूं यहां और ये दोनों ईंटों को इधर खसका देता हूं, तो इससे 2 ईंटें टच कर गई या नहीं कर गई? बताओ आप। अब दूसरी चीज, आप कहोगे कि सिर्फ 2 ईंटें टच कर गई, बाकी और ईंटें टच नहीं कर रही होंगी क्या? तो 2 ईंटें वो कर रही हैं और एक ये कर रही है। अब तीसरा केस जो होगा, अभी इस केस में भी 2 ही आया आंसर, जो ये वाला केस है। तीसरा केस यहां होगा, देखो यहां देखते हैं तीसरा केस कहां है भाई इसका। तीसरा केस कहां? ये है तीसरा केस। ये देखो वही वाला केस आ गया मेरा वाला जो मैं बता रहा हूं आपको, ये तीसरा केस है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ ए कितने ईंटों को टच कर रही है? अब तो ए ने ए 2 ईंटें टच कर ली और एक ईंट ये टच कर ली। कितनी ईंटें टच हो गई टोटल? 3 ईंटें टच हो गई। तो उसी चीज का आंसर 2 भी होगा, उसी चीज का आंसर 3 भी होगा। आप कहोगे ए 2 ईंटों से टच कर रही है, कोई कहेगा ए 3 ईंटों से टच कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये चल रहा होगा ना दिमाग में।
तो गाइज अब सॉल्यूशन भी बताएंगे, टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, ठीक है, कि इस केस को हमें किस तरीके से करना है। तो ये हमने आपने तीनों केसेस देख लिए, आपको समझ आया। अब आप बताइए, अगर मैं और किसी ईंट को देखूं तो वहां भी आंसर चेंज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल चेंज होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर देखें तो और किसका आंसर देखते हैं, चलो बी देखते हैं, बी का। आप देखिए बी कितने ईंटों को टच कर रही है, देखो अब यहां देखो वी कैसे चेंज करेगी। अगर मैं यहां देखूं पहले केस में तो मेरी एक बी ये है, तो इससे टच कर रही है और इससे टच कर रही है, इसके अलावा किसी से टच है क्या सरफेस? नहीं टच है। एक तो बराबर वाली ईंट से टच कर रही है, किससे कर रही है? तो मेरा आंसर आ गया है 2। लेकिन अभी बराबर वाली ईंट को देख लो जरा, यहां क्या आंसर आया? यहां भी एक आंसर और एक आंसर, यहां भी 2। भाई इसका बोल रहा हूं, यहां भी जो बी ईंट है वो किसको टच कर रही है? इसको टच कर रही है और इसको टच कर रही है, तो अभी भी आंसर कितना आया? 2 आया। अब आप यहां देखिए, यहां कितना आया इस केस में, तीसरे में, यहां भी कोई आंसर में चेंज नहीं हुआ, ये बी ईंट है, एक आंसर और 2 ही आंसर आया। अब बाकी की ईंट देख लीजिए, बाकी के भी देखने बहुत जरूरी है भाई साहब, सारी चीजें बहुत देखना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है वो और कौन सी ईंटें कैसे टच कर रही हैं। ई हो गया, डी में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि डी तो इसके ऊपर रखी हुई है यार, डी में क्या ही चेंज होगा। ये देखो यहां डी में कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि डी यहां पे रखा हुआ है, वो तो बस ऊपर वाली ईंट से खेल रहा है, नीचे वाली ईंट से कोई नहीं खेल रहा। लेकिन अगर केस, यहां केस बनाया नहीं इन्होंने, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर बी यहां की जगह या कोई भी चीज यहां मैं पूछ लेता, चलो मैं कह रहा हूं कि ये जो एक्स है वो यहां होता, तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ क्या आंसर चेंज होते या नहीं होते? आप बताइए, या मान लेते हैं यहां होता एक्स तो आंसर चेंज होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते। देखो ये एक्स ईंट है, ये एक्स ईंट है। अब आप देखिए अब क्या आंसर आ रहा है और इस केस में क्या आंसर आ रहा है। अभी भी शायद आंसर तो सेम ही आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन पोजीशंस के हिसाब से आंसर चेंज होते हैं। जो मैंने ऊपर लगाया हुआ है वो भी दिखा देता हूं आपको, कहां है वो वाला, एक मिनट, यहां पे एक मिनट चीज आएगी, वो भी अच्छे से आप लोगों को दिखा देते हैं। एक केस और था यार, कहां गया वो? एक केस ये हो गया, एक मिनट, पहला केस ये वाला हमने समझ लिया, दूसरा केस ये वाला हमने समझ लिया, एक केस और ओपन कर रखा था यार, पता नहीं कहां है वो, कहां चला गया, कहां, हाँ ये रहा, ये रहा, सी और डी का तो हो गया, ये वाला केस है, ये वाला केस और देखो एक बार, ये केस और देखते हैं। गाइस एक बात बताओ, आप अभी क्या है, आपसे मैं कहूं कि सी जो है ईंट वो कितनी ईंटों को टच कर रही है, या ए ईंट जो है वो कितनी ईंटों को टच कर रही है, आप कैसे बताओगे? क्योंकि बी के पीछे का पैटर्न ही नहीं पता। या तो आप सीधा मान लो कि जैसे ये खड़ी है ऐसे ही ईंटें खड़ी होंगी, भाई साहब ऐसे ही ईंटें खड़ी होंगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही खड़ी होंगी। देखो पहली जो सोच है वो तो यही है, सबसे पहले सोचना भी इसी तरीके से है, दूसरी जो सोच है वो ऐसी हो सकती है, और तीसरी जो सोच है वो ऐसी भी तो हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों केसेस में आंसर चेंज होंगे या नहीं होंगे? आप अगर इस ईंट की बात करें, इस ईंट की मैं कह रहा हूं, इस ईंट से नंबर ऑफ ईंट जो टच हो रही है इस वाले से, इसे एक्स मान लो, तो एक्स की देखो इस केस में अलग वैल्यू आएगी क्योंकि 4 ईंटें तो यही टच हो गई, 5वीं ईंट ये टच हो गई, कितने हो गए? 5। अब अगर इस केस में बात करोगे एक्स की, तो यहां पे सिर्फ 3 ईंटें टच हुई, समझ रहे हो, और 1 ईंट ये टच हुई, यहां पे आंसर आ गया 4। अब यहां पे एक्स देख लो, यहां पे कितनी टच हुई? 3, और 1 ये हुई, यहां पे आया आंसर 4। तो इस तरीके से आंसर्स जो हैं मेरे प्यारे बच्चों वो चेंज होते रहते हैं। अब आप कहोगे कि भैया हमें कब कौन सा आंसर देना है, तो देखो इसका जो रियल आंसर है वो ये है कि टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस। आप कहोगे ऐसे कैसे भैया, क्या हम सोचते रहेंगे? देखो अगर तुम्हें अंदाजा मिल रहा है तब तो तुम उसी हिसाब से कर लो जो अंदाजा मिल रहा है, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ होगा वो किसी एक के अकॉर्डिंग दिया हुआ होगा, किसी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ होगा। या तो इस सिचुएशन के आंसर दिए होंगे, या तो इस सिचुएशन के दिए होंगे, या तो इस सिचुएशन के देंगे। हो सकता है कि आप कहोगे सिचुएशन कैसे पता चलेगी कि कैसे रखे हैं क्या नहीं रखे हैं, तो गाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता ही है। इसका सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो जो केस मानना है वो यही वाला मानना है। अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आप वही आंसर कर देंगे, ठीक है।
नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये वाले ऑप्शंस, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस ईंट से जब टच कराएगा तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट निकल के आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो ए का ही देख लो, आप ए का आंसर बताओ आप, चलो बाकी चीजें छोड़ो। इस केस में आप ए का क्या आंसर करोगे, ए का ये वाली जो चीज है इसका क्या आंसर करोगे आप, ये बताओ मुझे। इस केस में एक मिनट, क्या हो गया ये देखो, आप बताओ मुझे ए का क्या आंसर करोगे। जो केस ऊपर वाली ईंट के साथ है वही तो इसके साथ होगा। भाई साहब ए ने यहां इसको टच कर दिया, डी ईंट को, और 4 इन ईंटों को टच कर दिया, क्योंकि ए ऐसी तो रखी है, तो 4 वो हो गई और एक ये हो गई 5। लेकिन अभी यहां पे ए देखो, ए कितने से टच कर रही है, एक ईंट ये हो गई और 3 ही ईंटें हैं इस बार, चौथी ईंट उधर चली गई है, देख रहे हो, चौथी ईंट ये वाली टच नहीं है इससे। तो इस बार तो ये कितने टच हो गए, 4 और 5 यहां थे, यहां सिर्फ 4 ही टच रह गई। लेकिन आप अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों इस केस में देखो, इस केस में भी सेम हो गया, 3 ये हो गई और एक ईंट ये टच हो गई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहां इस तरीके से आंसर्स चेंज होते हैं। तो अगर आपने ऐसे आंसर निकाला, देखो मेरी बात सुनो पहले, आरडीएसओ वैसे मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बता देता हूं, आप लोगों के भले की बात ये है, 50 में से 35 से 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी लेवल के होते हैं। मतलब हर कोई उनको बना लेगा, लगभग लगभग हर कोई उस क्वेश्चन को बना पाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 35 से 40। कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसके आंसर्स जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको अगर ये केस मान के दिया हुआ है तो एक के टच में 4 ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? एक के टच में आपको ऑप्शन मिलेगा 5, 6, 3, बाकी ऑप्शंस मिलेंगे। अगर ये केस माना गया है तो मान लेते हैं आपने ये केस मान के आंसर निकाला कि भाई साहब 5 आंसर निकला मेरा और 5 ऑप्शन में ही नहीं है, 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि दूसरे केस से आप अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन निकालोगे। आप कहोगे मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, मैं क्यों निकालूं? तो मेरे प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन का अगर आंसर सही निकला, तुमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है, तो बाकी के 4 क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे सोच के आप लगा सकते हो। जैसे कि अभी आपने ए से पैटर्न पता चल गया कि इस तरीके का पैटर्न है, इससे मेरा आंसर आया है, तो आप बाकी के सारे ईंटों को जो टच करने का फॉर्मूला है वो इसी तरीके से लगाओगे और आपका आंसर सही आएगा हर बार। बी का, ई का, तो 5 क्वेश्चन सही या गलत का सवाल होता है। तो या तो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ऐसा सवाल, तो पहली बार में उसको स्किप कर लो, बाद में देख लेना, पहले जल्दी से बना लो जितने क्वेश्चंस हैं। लेकिन लौटने का समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को पहली बार में ज्यादा दिमाग न लगा के आगे तक क्वेश्चंस बना लो और फिर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था। लेकिन उसमें टाइम लगता है, बस वो जल्दी जल्दी देख सकते हो, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे और आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप टाइम लगा भी सको। सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तो सीधा सा मतलब है ना दूसरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, फिर दूसरे टाइप से रखे हुए हैं। इनमें ज्यादातर 2 ही केस बनते हैं, तीसरा केस मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो वो आंसर्स जो आते हैं वो लगभग एक केस को छोड़ के बाकी 2 के लगभग सेम ही आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इन 3 केसेस को फिर चेक करना पड़ जाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर ही मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है। तो गाइज ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताएं। अभी जरा सेशन लंबा हो रहा है, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को इसके और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके दिखाता। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं तो 5 मिनट हम और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस करके दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम और कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये बैच में एनरोल होना है, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट थ्योरी, जो सारे के सारे टेस्ट हैं उनकी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक से एक बेहतरीन चीज आप लोगों को मिलने वाली है उसके अंदर, एक से एक बेहतरीन ट्रिक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक भी टेस्ट आप लोगों की नैया डुबा सकता है, तो आप लोग उन चीजों को जरूर से जरूर फॉलो करेंगे और आप लोग जरूर से जरूर, मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को करें, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे कि ये ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से 7, 2, 6, 9, 4, तो आपको उस टाइम पे ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, वो जो आपने निकाला होगा सोच के वो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। उससे आपके दिमाग में स्टिक कर जाएगा कि ऐसे ईंटें नहीं रखी हुई हैं, फिर दूसरे टाइप से रखी हुई है ईंटें। समझ रहे हो? तो पहले वही सोचना है जो आपके दिमाग में ज्यादा पहले इमेज बन रही है, आंसर उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन अगर ना बने तब मेरे प्यारे बच्चों आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के जो ऑप्शंस हैं वो उस टाइप से देखने को मिलेंगे। तो गाइस ब्रिक्स वाला लेक्चर देख लिया, इसके अलावा वो वाला लेक्चर जरूर से जरूर देख लेना जो मैंने आप लोगों को कहा था। अब आप 1-2 प्रैक्टिस और कर लो कोई जल्दी से, मैं आप